कल इसके बारे में नॉर्मली हमने थोड़ी बहुत बातें देखी भी थी कि क्या होता है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कहने का मतलब कि पुष्पीय पादपों को बाहर से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब पुष्पीय पादपों की आकार की, ठीक है। इसी से जुड़ा एक शब्द और बताए थे आप लोगों को, शारीरिकी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनाटॉमी, ठीक है। एक और वर्ड है एनाटॉमी, ठीक है। अब इस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एक हो गया आपका क्या मॉर्फोलॉजी, और दूसरा वर्ड क्या है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि यदि किसी जीव को हम बाहर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, या तो फिर उसके बाहर के लक्षणों को देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। और यदि हमने किसी जीव को अंदर से देखना शुरू किया, उसके एक एक अंग को काट रहे हैं और काटने के बाद उसके अंदर जो जो लक्षण मिल रहे हैं हम उसको देखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एनाटॉमी। अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे ना, जहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, मतलब कि एक ऐसा हॉस्पिटल, देखो हॉस्पिटल भी आपको दो तरह के मिल जाएंगे। एक हॉस्पिटल ऐसा जहां पे केवल डॉक्टर मिलेंगे, और एक हॉस्पिटल ऐसा जहां पे डॉक्टर के साथ साथ स्टूडेंट भी मिलेंगे, बात समझे। जैसे मे भी आप एग्जांपल के तौर पे इसको ले लो, बीएचयू को ले लो, तो बीएचयू में क्या मिलेंगे सर, डॉक्टर भी मिलेंगे और करंट टाइम में पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो उनके लिए कहीं ना कहीं लैब होती है, ठीक है। और लैब में एक लैब ऐसी होती है जिसको बोलते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट, बात समझे। एक लैब उनके लिए बनाई गई है, उसका नाम है एनाटॉमी डिपार्टमेंट, जहां पे डेड बॉडीज रखी गई है। वहां पर डेड बॉडीज को काटा जाता है, काट के बच्चों को दिया जाता है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि वो देखेंगे। जैसे हार्ट को निकाल करके उनको दिया जाएगा देखने के लिए कि हार्ट में क्या क्या सेक्शन होते हैं, कौन कौन से कार्डियक पार्ट होते हैं, वो सारी कुछ। तो वहां से आप केवल याद रखिएगा क्या, एनाटॉमी, बात समझे। चलिए, अब नॉर्मली हम क्या क्या बात कर चुके थे इसमें कि सर पादप को देख रहे हैं बाहर से, तो बाहर से देखने के बाद हमें क्या दिखाई देता है, पादप का दो ही चीज दिखाई देता है हमें सर। सबसे वो पहला हिस्सा जो कहीं ना कहीं क्या है, मृदा से दो ही चीज दिखाई देता है सर। एक पौधे का वो हिस्सा जो मृदा से बाहर है, और एक वो हिस्सा जो मृदा के अंदर है, ठीक है। जो मृदा के बाहर था हमने उसको क्या बोला था, प्ररोह बोला था। जो अंदर था उसको क्या बोला था, मूल बोला था। और लास्ट में हमने लगाया था तंत्र। क्यों, क्योंकि सर यदि तंत्र की बात करें तो तंत्र का मतलब होता है क्या, कि कोई कार्य एक हो रहा है और उसको करने वाले एक से ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। जैसे हमारा श्वसन तंत्र, सर श्वसन में केवल सांस लिया और छोड़ा जाता है, लेकिन इसको करने के लिए नाक जिम्मेदार है, नाक के अंदर नासा ग्रंथि है वो जिम्मेदार है, हमारे नाक के अंदर श्लेष्मा है वो भी जिम्मेदार है, श्वसन पथ जिम्मेदार है, फिर हमारा फेफड़ा जिम्मेदार है, हमारा हृदय जिम्मेदार है। सर सारे लोग मिलकर के एक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसको तंत्र बोल देते। वैसे ही ये मूल क्या करेगा सर, सब मिलकर के एक काम कर रहा है। क्या काम करेगा, मूल का काम क्या होता है सर, पानी को निकाल करके ऊपर पहुंचाना, बात समझे। हालांकि उतना ही काम नहीं है, और भी बहुत सारे काम है, आज बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। इसीलिए हमने क्या बोला इसको, तंत्र। तो जब भी हम कोई मॉर्फोलॉजी करना शुरू कर रहे हैं, किसी पादप का बाहर से आकारकी देखना शुरू कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी दो भाग हैं, एक जो बाहर है, दूसरा इसके अंदर, ठीक है। अब हमने स्पेशली क्या शुरू किया था, मूल तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। चलिए, अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम लोग बात करें ना, तो क्या क्या चीजें आ रही है देखिए जरा। सबसे पहले जरा कोई मुझे बताओ कि इस मूल का कार्य क्या होता है, मूल का कार्य। कल हम लोग डायरेक्टली चले गए थे इसके वर्गीकरण पे चले गए थे, आज भी जाएंगे वहां पे, लेकिन पहले जरा कुछ बिंदु ऐसा कि मूल का कार्य क्या है। चलो देखो, अगर हम ऐसा लिखें कि सर मृदा से जल तथा खनिज लवण को क्या करना है, इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके दे देना है किसको, प्ररोह को, या फिर उसी पौधे को दे देना है, ठीक है। चलो ये उसका पहला कार्य।
दूसरा कार्य, कोई और भी काम है क्या मूल का? बोलो सर। ये वो काम कर रहा है कि नीचे से जल और खनिज लवण को अवशोषित कर रहा है, जल तथा खनिज लवण का, खनिज का अवशोषण। चल दूसरा कार्य इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बाबू जड़ का कोई काम नहीं है। ट्रांसपिरेशन में भी जड़ का काम है। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन जड़ थोड़ी करता है, जड़ तो अवशोषण करता है। वाष्पोत्सर्जन माने बाहर निकाल देना, अवशोषण माने अपने अंदर ले लेना। दोनों बातों में अंतर है, ठीक है? कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ, दूसरा काम, पौधे को सहारा देना। सोचो कि बाबू अगर ऐसा होता कि सर ये वो पौधा है, आई सीधे ऐसे खड़ा है मिट्टी में, कोई जड़ और नहीं है, क्या लगता है उखड़ नहीं जाएगा? यहाँ से बारिश आएगा तो यहाँ से निकल नहीं जाएगा, है ना? लेकिन क्या होता है कि सर यहाँ जो इसकी जड़ें होती है ना, ऐसे मिट्टी को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है चारों तरफ से। क्या लगता है ये सहारा नहीं दे रहा है क्या? दे रहा है ना। चल और कुछ, और कुछ है? कुछ तो होगा तभी तो पूछ रहे हैं, नहीं होता तो नहीं पूछते। कुछ तो है, क्या है? चलो तीसरा लिख दिया। अब तो भरोसा है ना कि कुछ तो है। बताओ तीसरा क्या काम कर रहा होगा? देखो, भोजन को संचित करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करता है। गाजर खाए हो? गाजर का है? जड़ है। हम लोग गाजर खाते हैं ना, तो गाजर जड़ है बाबू। मूली का है? जड़ है। शकरकंद का है? जड़ है। शकरकंद तना है, अपस्थानिक तना, सॉरी अपस्थानिक जड़ है वो, ठीक है? सलजम खाए हो? जड़ है। आलू तना है। कैसे, कौन दुनिया से आई हो जी? आलू और शकरकंद एक ही होता है? अरे मीठा आलू खाली कह देने से हुआ? हाँ स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो अलग की बात है, ठीक है? लेकिन शकरकंद जड़ है, आलू तना है, ठीक है? चलो ये बातें याद दिमाग में रखना बच्चा। सभी लोग ध्यान दीजिए क्या क्या बातें की हमने। 3 बिंदु कि सर ये क्या कर रहा है? मृदा से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण कर रहा है, पौधे को सहारा दे रहा है और भोजन को संचित कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, गाजर है ना, शकरकंद, सलजम, अरे बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है? डन। चल नेक्स्ट, सर क्या क्या देख लिया हमने? पहला पॉइंट देखा है सर क्या इसका कार्य, ठीक है? दूसरा अब देखते हैं मूल का प्रकार। हालांकि कल ही ये बात हम बता चुके थे। मूल के कितने प्रकार थे बच्चा? 3 प्रकार थे। सबसे पहले मूसला जड़, दूसरा झगड़ा नहीं जी, झकड़ा, और तीसरा चलो इंग्लिश नाम भी याद है आप लोगों को? टैप रूट, फाइब्रस रूट, और ये एडवेंटेटियस रूट, ठीक है? चलो ये 3 प्रकार हो गए हमारे जड़ के। अब उसके बाद इसमें कुछ बातें भी आपको बताई थी सर। पहला बिंदु कि ये मिलता है किसमें? द्विबीज पत्र में या पत्री में, ठीक है?
ये किसमें मिलता है? एक बीजपत्री में। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। कई दफा ये सवाल पूछा गया और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन बातों में कि कौन सा कहाँ मिलता है। ठीक है, तो मूसला जड़ कहीं ना कहीं द्विबीजपत्री में, उसके बाद झकड़ा जड़ एक बीजपत्री में, अपस्थानिक जड़ दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये बातें बताई थी। और अगला बिंदु क्या बताया था? इसका एग्जाम्पल आपको बताया था ना। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखे थे आप लोगों ने, क्या? सरसों हो गया। यहाँ पे जितना भी दलहन प्रकार होगा ना, ये एक बात और याद रखना, दलहन जितना भी होगा ना वो लगभग सारा का सारा किसमें आ जाएगा? दलहन हो गया, तेलहन हो गया। दलहन तेलहन समझते हो सर? दलहन मतलब वो बीज जिनमें से दाल मिलता है, तिलहन मतलब कि वो बीज जिनसे क्या मिलता है? तेल मिलता है। तो लगभग दलहन और तिलहन जो फसल होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री में कौन आ गया सर? गेहूं। गेहूं के साथ साथ धान वगैरह यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि सर ये दोनों के दोनों क्या है? एक बीजपत्री। और ये दोनों में मिल रहा है कौन? अपस्थानिक, जैसे आपका घास हो गया और बरगद हो गया और गन्ना हो गया। अब क्या क्या है इन सबको एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ तक कल देख लिया था हम लोगों ने। चल हाँ, हाँ बात नहीं समझे आपको मुख्य रूप से क्या याद करना है सर? ये मूसला जड़ को याद रखना है और किसको याद रखना है? झकड़ा जड़ को। ठीक है, अब ये जो अपस्थानिक जड़ है, अपस्थानिक जड़ कहीं ना कहीं द्विबीजपत्री वाले पौधे में भी मिल सकता है और एक बीजपत्री वाले में। तो पहले हम तीनों को समझ लेते हैं क्या है, वापस से आपका ऑटोमेटिक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, पहले तीनों का शकल सूरत देखते हैं कैसा होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मूसला जड़ का। आराम से सुनना, इत्मीनान से। कल ही बता चुके हैं कि बच्चा चैप्टर कठिन है ये, और कठिन इस मामले में है कि इसमें बहुत ज्यादा डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, तो परेशान होकर के फंस जाओगे। चलो मूसला जड़ की बात करते हैं, टैप रूट की बात करते हैं। देखना जरा, अब ये किसमें मिल रहा है बच्चा? अभी बात किया था, किसमें मिल रहा है? द्विबीजपत्री में। चलो अब समझना यहां पे, सर ये एक बीज, और ये बीज कैसा है? द्विबीजपत्री है। ठीक है, अब बाहर से हमने कुछ संरचनाएं बनाई है, इसका खोल आवरण रहता है, बीज चोल कहते हैं, वो सब अभी दूर रखिएगा आप अपने आप को। मुख्यतः उस बीज के अंदर क्या होता है सर? इसका भ्रूण होता है। ठीक है, ये कौन है? तो इसी का नाम है बीजपत्र। और देखो बीजपत्र को बढ़िया से ध्यान दोगे तो देखो लग रहा है ना कि सर ये दो भाग में बटा हुआ है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो इसी को देखने के बाद हम क्या कहते हैं कि सर ये क्या है? तो द्विबीजपत्री। ठीक है, अब इसके बीजपत्र मिल रहे हैं। चलो अब इनमें से एक को कहते हैं हम लोग प्रांकुर। ये वाले हिस्से को जो ऊपर दिखाया ये कौन है? प्रांकुर। और ये वाला हिस्सा इसका नाम है मूलांकुर। ये बीज के अंदर मिलता है बाबू। ठीक है, बीज के अंदर मिलता है दो संरचना, जिसका नाम रखा है हमने प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है, प्रांकुर को कहते हैं प्लीम्यूल, मूलांकुर को कहते हैं रेडिकल। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है कि ये दोनों संरचना किसका किसका निर्माण करेगा? सर प्रांकुर आगे चल के प्ररोह का निर्माण करेगा और मूलांकुर आगे चल के मूल का निर्माण करेगा। बात पल्ले पड़ी? क्या बोला कि सर अगर मैं इस बीज को ले जाकर के मिट्टी के नीचे डाल दूं,
बात समझे सर? ये मिट्टी में हमने डाल दिया इस बीज को, चलो अब इस मिट्टी में जाने के बाद एक और चीज है कि बीज जो होते हैं ना वो सुप्त अवस्था में होते हैं। सुप्त अवस्था में कहने का मतलब उसको G0 फेज कहते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान आपको बताया होगा G0 फेज, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आएगा दोबारा बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। इसका मतलब क्या कि आपके घर में चना रखा हुआ है डब्बे में, किचन में पड़ा होगा, ठीक है, क्या वो डब्बे में रखे रखे उग रहा है क्या? नहीं उग रहा है सर, वो अभी शांत अवस्था में है, ठीक है, तो उस अवस्था को बोलते हैं G0 अवस्था, ठीक है, उसको सुप्त अवस्था बोलते हैं, शांत अवस्था बोलते हैं। सर वो अभी जिंदा तो है लेकिन वो अंदर से जिंदा है, बात समझे? अगर भूत पिशाच से डर नहीं लगता होगा तो इतना दिमाग में रख लीजिएगा, खाली बस समझने के लिए, अगर डर नहीं लगता होगा तब कि बीज के अंदर इसकी आत्मा जिंदा है, बात समझे? उसके अंदर उसकी आत्मा जिंदा है, मतलब नहीं समझे? देखो उसमें आत्मा है, आत्मा है मतलब, अरे बुड़बक, हाँ ये तो समझ रहे, हटा देते हैं इसको। बीज के अंदर कहने का मतलब कि जीवन है। अरे बाबू हमारे अंदर जीवन कैसे? सर आत्मा है हमारे अंदर ना। अरे भूत प्रेत तभी ढूंढ का बीच में हम लोग ला दिए, कोई बात नहीं, बशर्ते ये बीज सर अभी किस अवस्था में है? ये शांत अवस्था में है। तब ये शांत अवस्था से जगेगा कब? जब इसको क्या मिल जाएगा बच्चा? अनुकूलित वातावरण। अब सर जिस दिन हम लोग सब्जी बनाना होता है चना का, रात में भिजा के छोड़ दिए पानी में, अगले दिन उसका सब्जी बना दिए, ठीक है, कुछ बच गया रख देते हैं, 2-4 दिन के बाद अंकुरित होने लगता है, बात समझे? कहाँ घर द्वार है आपका? उधरे है ना? सब्जी का चना नहीं, ये नहीं बोले कि बच गया थोड़ा सा, वो नहीं सुने? अरे इसको समझाओ यार कोई इसको। अच्छा एक मिनट, अरे चना कभी अंकुरित चना नहीं खाए हो तो कैसे उग गया उसमें? चना भिंगा करके अगले दिन उसको निकाल के पानी में से छोड़ देते हैं, कपड़ा में बांधो चाहे नहीं बांधो तब भी उगेगा। कपड़े में बांधने से थोड़ा सा फ्रेश रहता है ना। अब अगर बाहर रहेगा तो चना कालापन पड़ने लगेगा चना पे, कपड़े में बांध के रखेंगे तो फ्रेश रहेगा चना, वो ये चीज होता है। ऐसा ऐसा बात करती है। अब इसी सब बात पे कहते हैं ना कि लंदन से आया सब इसमें है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक की बात हो गई। चलो देखो आगे कि सर हमने बीज को कहाँ डाल दिया? मिट्टी में डाल दिया, और बीज को क्या मिल गया यहाँ पे? अनुकूलित वातावरण। और अनुकूलित का मतलब इंग्लिश में तो कह देते हैं क्या? एडेप्टेशन, या अनुकूलित है तो एडेप्टिव बोलते हैं, एडेप्टिव। इसका मतलब सिंपल सा अनुकूलित वातावरण का मतलब क्या होता है बच्चा? जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो उसको क्या कहेंगे? अनुकूलित। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, नॉर्मली सर हम लोग या तो हाफ शर्ट पहने या फुल शर्ट सिंगल बस्कल पहन रखा है, ये हमारे लिए अनुकूलित है। अब इस पे जैकेट पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अनुकूलित नहीं रह जाएगा, वो प्रतिकूल हो जाएगा, है ना। अभी वातावरण मान लो कि बाहर 40 डिग्री है, 50 डिग्री हो जाए, 55 डिग्री हो जाए, वो हमारे लिए प्रतिकूल हो जाएगा, अनुकूल नहीं रहेगा। डन। चलो तो हमने क्या किया? इस बीज को दे दिया सर अनुकूलित वातावरण। अनुकूलित वातावरण के रूप में क्या दे दिया सर? मृदा दे दी हमने, और क्या दे दिया? पानी दे दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत खनिज इसी में मिल जाएगा, मृदा में ही क्या मिल जाएगा? खनिज मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश तो मान लो बाद में चाहिए, लेकिन चलो फिर भी लिख देते हैं कि क्या मिल रहा है इसको? सूर्य का प्रकाश। हालांकि सूर्य का प्रकाश बीज को नहीं चाहिए, वो बाद में चाहिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? तो देखो क्या हो जाएगा यहां से, देखो ये कौन? प्रांकुर। सर प्रांकुर धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू हो जाएगा, और ये क्या करेगा? एक छोटी सी संरचना को मिट्टी से बाहर लेकर के आएगा।
बात समझे? इसको कहते हैं हम लोग, बतियाओ नहीं, सैसव तना। वो तना जो पौधे में उसके जीवन में सबसे पहली बार आया हो, तो क्या कहलाता है? सैसव तना। बात समझे? जैसे आज, अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर मैं कहूं कि मुझे नवजात बच्चा कह दो, अच्छा लगेगा? किसको कहोगे? सर जो अभी अभी जन्म लिया है उसको क्या कहेंगे? नवजात बच्चा या नवजात शिशु कहेंगे ना। तो वैसे ही जब पौधा उगेगा ना, तो देखना बढ़िया सा एकदम हल्का सा हरा, हल्का सा सफेद रंग का एक छोटा सा डिभी निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं? सैसव तना बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्लांटलेट। डन यहां तक की बात? ठीक है सर, ये कौन निकाल रहा है ऊपर? प्रांकुर निकाल रहा है। बाकी मूलांकुर क्या करेगा सर? ये भी अपना काम करेगा सर। ये मूलांकुर नीचे की तरफ जाएगा और ये आगे जाकर के क्या बनाने वाला है? मूल। ऊपर जो निकला है जिसको हमने नाम दिया है सैसव तना, ये आगे चल के क्या बनाएगा? प्ररोह बनाएगा। बोलो बात यहां तक की समझ में आई? डन, आगे चले। तो लोग कभी होमवर्क रेडी कर दिया है क्या जी? हाँ कोई बात नहीं। चलो अभी फिर क्या बात कर रहे थे? चलो यहां से देखते फिर से वापस। सर ये बीज था, बीज के अंदर मिल रहा था ये भ्रूण, और क्या था कि सर भ्रूण के अंदर मिल रहा था ये दो संरचना, प्रांकुर और मूलांकुर। सर ये प्रांकुर आगे जाकर के क्या बना रहा है? प्ररोह बना रहा है। अब सैसव बस केवल आप याद रखिएगा कि सैसव कहते हैं उसको फिलहाल, कि सर ये जाकर आगे क्या बनाएगा? प्ररोह का निर्माण करेगा ये आगे जाकर के। हाँ बोलिए ना। आगे चल के प्ररोह का निर्माण करेगा। हाँ बिल्कुल, ये सैसव ही कहेंगे। यही सैसव आगे जाके किसका निर्माण करेगा? प्ररोह का निर्माण करेगा। फिलहाल अभी हमें प्ररोह तंत्र नहीं पढ़ रहे, अभी क्या पढ़ रहे हैं? मूल तंत्र पढ़ रहे, इसलिए ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए? मूल तंत्र पे होना चाहिए। ठीक है, ये आगे ये कौन है? सर ये सैसव है। ये सैसव आगे चल के किसका निर्माण करेगा? प्ररोह का। प्ररोह का निर्माण करेगा, इसका मतलब कि सर ये सैसव आगे जाकर के वृद्धि करेगा और वृद्धि करते करते पत्ती, तना, शाखा, पुष्प, फल इन सब में विभाजित होता जाएगा। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं किसका? इस मूलांकुर का। कि सर इस मूलांकुर से देखो ये निकल रही है एक जड़ की संरचना। इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक मूल। ठीक है, इस प्राथमिक मूल से ये देखो और कुछ जड़ें निकल रही है क्या? इसको कहते हैं द्वितीयक मूल। इस द्वितीयक मूल से निकल रही है और जड़ों की संरचना, जिसको नाम देंगे तृतीयक मूल। ठीक है, फिर तृतीयक से चतुर्थ। सर अगर इस प्रकार का मूल दिखे ना, सर प्राथमिक मूल से द्वितीयक मूल, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से चतुर्थ, अगर ऐसी संरचना दिखे ना तो याद रखना ये कौन है बच्चा? मूसला जड़ या मूसला मूल। डन, देख लिया सकल सूरत कैसा है मूसला जड़ का? मिल गया। आपको पता है ना मूसला जड़ कहां पे मिलेगा? द्विबीजपत्री पौधे में मिलेगा। और इसका एग्जांपल याद है अभी? सरसों वगैरह जितना भी दलहन है इन सब में क्या मिलेगा? मूसला जड़। डन। चल दूसरा क्या था आपका? झकड़ा। चलिए झकड़ा। चलो यहां तक की बात समझ में आई कि फिर से समझाना पड़ेगा मुझे? एग्जाम्पल को भी दिमाग में रखते चलिएगा। चलो दूसरा है, ए बुआ सब बतियाओ नहीं, बता दे रहे हैं।
तो बार बार कहते हैं ना कि तनी अगर आपके कोई सीनियर हमसे पढ़े हो तो उनसे एक बार जरा मिलिए, तो पता है तब वो काहे हरकत कर रही हो सब। इसका मतलब कितने लोग समझते हैं? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, उसका मतलब होता है अचानक से आया हुआ परिवर्तन। परिवर्तन नहीं, अचानक से आया हुआ परिवर्तन। और हमारे अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, अचानक से आया है मेरे अंदर चेंज। अब कहीं अपरिचित की तरह, कहीं अगर अचानक से पिछले वाले स्टेज में चले गए तो समझ रहे हो। चलो बात नहीं, अगली बात करते हैं किसका बच्चा? झकड़ा जड़ का। आराम से समझना कि ये झकड़ा जड़ किसमें मिलता है? एक बीज पत्री पौधे में। एग्जाम्पल बताना पड़ेगा क्या फिर से? बहुत, हाँ चलो देखो, सेम कहानी यहां भी लेकर के आ रहे। ये बीज, अब बीज के अंदर इस बार ये देखो, ये जो भ्रूण है ये कैसा है? एक बीज पत्री। ओकरा में कौन टांग दिख रहा था? इसमें कितना है? एक। तो ये कौन सा है? एक बीज पत्री। चलो अब यहां भी सर सेम चीज, ये दिख रहा है प्रांकुर, ये दिख रहा है मूलांकुर। कहानी पे थोड़ा सा गौर करिएगा। सर ये निकलते निकलते क्या बना देगा आगे? शैशव तना। वो शैशव तना आगे जाकर के किसका निर्माण करेगा? प्ररोह का निर्माण करेगा। हम लोग प्ररोह पढ़ रहे हैं कि मूल तंत्र? चलो अब यहां देखना, ये कौन? प्राथमिक मूल। ठीक है, अब इसको मिट्टिया में नहीं डालें का जी? क्या है, बिना मिट्टी में डाले बीज उग जाएगा? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब सर प्राथमिक मूल निकल गया, ठीक है। अब यहां पे याद रखना, प्राथमिक मूल से क्या निकलना चाहिए? नहीं निकलेगा, समझे? आराम से सुनो। यहां जो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? झकड़ा जड़ की, झकड़ा मूल की। तो झकड़ा जड़ में, झकड़ा मूल में प्राथमिक मूल तो होता है, लेकिन ये प्राथमिक मूल बच्चा बहुत ही कम समय के लिए होता है। यानी कि हम ऐसा कहें कि सर ये अल्प आयु का होता है, समझे? बहुत ही कम समय के लिए होता है। कुछ ही समय में ये प्राथमिक मूल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लो भाई, ये नष्ट हो गया। तब अब क्या होगा? देखो क्या हो रहा है, अब सुनो, देखो क्या हो क्या रहा है। जो ये प्राथमिक मूल यहाँ पे थी ना, ठीक है, वो क्या हो गई? नष्ट हो गई, ठीक है। अब यहीं से एकदम रेशेदार संरचनाएं निकलने लगी, रेशेदार मूल निकलने लगी, समझे? देखो, और कब निकलेगा? प्राथमिक मूल के नष्ट होने के बाद निकलेगा। क्या ये रेशेदार दिख रहा है क्या? और फाइबर माने क्या होता है? देखो तो कहाँ गया, कहीं पर इंग्लिश वाले में लिखे थे ना, फाइबरस रूट। फाइबरस का मतलब क्या होता है? रेशेदार, ठीक है। यानी कि एक ऐसा जड़ जो कैसा है? रेशेदार है, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ पता चला कि सर प्राथमिक मूल बनी। प्राथमिक मूल की आयु क्या थी? बहुत ही ज्यादा कम थी, ये अल्प आयु का था। कुछ ही समय के बाद क्या हो जाएगा कि वो प्राथमिक मूल नष्ट हो जाएगा और उसी स्थान पर रेशेदार मूल बनने लगेंगे। अब इस जड़ को नाम देते हैं क्या हम लोग? झकड़ा जड़, फाइबरस रूट। डन। चलो एग्जाम्पल याद रहेगा इसका। आगे तीसरा कौन सा है? अपस्थानिक मूल। अब
सर ये तो दोनों जगह पे मिल रहा है, एक बीज पत्र में भी मिल रहा है और द्विबीजपत्री में भी मिल रहा है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको बढ़िया से। देखो कौन सा जड़ दिख रहा है जी? अच्छा झगड़ा जड़ दिख रहा है, लोगों को भगा देंगे, हम बता दे रहे हैं। ये प्राथमिक से द्वितीय का, द्वितीय से तृतीय ना दिख रहा है तुम लोग को? वो भी कैसे दिख रहा है? वही दिख रहा है। देखो रेशेदार सब इसको कहते हैं, इसमें कोई प्राथमिक, कोई द्वितीयक, कोई तृतीयक नहीं है, केवल एक ही बिंदु से निकले हुए सारे जड़ी हैं। इनको क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ कहते हैं या रेशेदार जड़ कहते हैं। बात समझे? इसमें क्या है सर? प्राथमिक दिख रहा है, द्वितीयक दिख रहा है, तृतीयक दिख रहा है, चतुर्थ दिख रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये कौन है? मूसला जड़। ठीक है, अब मूसला जड़ है तो ये पौधा कौन होगा? द्विबीजपत्री होगा। डन। चलो फिर इसकी शाखाएं हो गई। ठीक है, दूसरा चलो ये कौन है? गन्ना का पौधा दिख रहा है ना? कौन होगा ये? कैसा जड़ दिखाई दे रहा है इसमें? ठीक है, चलो दोनों को हमने सर अलग अलग ले रखा है और हमें पता है कि ये जो अपस्थानिक जड़ है ये द्विबीजपत्री में भी मिलता है और एक बीजपत्री में मिलता है, लेकिन दोनों को कहां पे मिल रहा है वही तो हमें समझना है ना। चलिए आइए समझते हैं कैसे। पहले तो हमें ये समझना है कि सर ये अपस्थानिक जड़ है क्या, है ना, उसके बाद हम समझ जाएंगे। देखो क्या है, अब कुछ समय के लिए मान लो कि बरगद का पेड़ है, ठीक है, क्या बरगद के पेड़ में ऐसे लटाएं लटकते हुए देखे हो क्या? बस समझे? दिखा है? डन। अब ये जो लटाएं दिख रही है ना, इनको बच्चा नाम देते हैं स्तंभ मूल। क्या समझे? क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉप रूट। है स्तंभ मूल प्रॉप रूट। गन्ना का पौधा देखे हो? गन्ना हो गया, ओकरा बाद मकया हो गया, मकया में भी ऐसे ही मिलेगा देखने के लिए, ऐसे देखना दिखेगा वहां पे, ऐसे जड़ निकला रहता है का? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें लगे हाथ एक और चीज जान लो, बाद में वो चीज आएगा जब हम तना पढ़ेंगे, तो यहीं पे बता देते हैं आपको। हाई वाला को ऐसे देखते हो, यहाँ पे आंखों निकल रहता है सर। एक चीज क्लियर किया कि आंखिया जो ऐसा अपोजिट में रहता है, एक वो साइड है तो एक दूसरा का ये साइड रहेगा। इतना दिन गन्ना खाए कभी देखे नहीं? सबने नोटिस किया होगा। इसको बोलते हैं आंख, ये वाले हिस्से को, ठीक है, और वो एक उधर है तो एक इधर, एक उधर एक इधर, इसको बोलते हैं एकांतर संरचना। खैर वो छोड़ो, आंख से मतलब नहीं है हमें। अब सर हम किसको खाते हैं इसमें से?
अच्छा छोड़ो, इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं क्या? चलो ठीक है, गांठ बोलते हैं। गांठ के संगे संगे याद रख लेना इसका एक और नाम है पर्व संधि। गांठ नाम याद रखे हो, अच्छा किए हो, लेकिन एक और नाम याद रखना, क्या? पर्व संधि। लगे हाथ, इसका इंग्लिश नाम भी याद रख लेना, नोड। हाँ नोड, ठीक है। अब इस हरी वाला भाग हम लोग खा जाते हैं ना, गांठ को छोड़ के ये वाला को खा जाते हैं। जिसको खाते हैं उसका क्या नाम है? इसका नाम है पर्व, ठीक है। और एक और नाम है इसका पोरियां या पोर, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरनोड। ये आएगा जब तना शुरू करेंगे वहां पे आएगा, ठीक है। क्या क्या चीज, सर गांठ, पर्व संधि कह लो। अच्छा देखो कितना आसान है ना, इसको क्या बोले जो खाया जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोले? देखो तो पर्व। सर ये गो पर्व ये है, एक ये पर्व है, और दो पर्व को जोड़ने वाला कौन है? गांठ है। अगर किसी को जोड़ा जाता है तो क्या कहते हैं? संधि करना कहते हैं, बस समझे। इसीलिए इसको, इस गांठ को क्या नाम दिया है? देखो तो पर्व संधि। यानी कि दो पर्व को जोड़ने वाली जो गांठ है, जो संरचना है, उसका नाम क्या है? पर्व संधि। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये अभी फिलहाल यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, बस लगे हाथ था, बता दिया आपको। बाद में आएगा ये आपका गांठ, और उसके बाद ये पर्व संधि और पर्व, ये दोनों बाद में आएगा पोरियां। फिलहाल कि सर यहाँ पर जो मुझे पर्व संधियां दिख रही है ना, इस पर्व संधियों से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जड़ों की जैसी संरचनाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब सर यहाँ पे हमने दो तरह का जड़ देखा, और दोनों का दोनों जड़ से तो नहीं निकला है। आराम से सुनना, क्या बोला कि सर ये वाला जड़ जिसको नाम दिया है क्या आपने? स्तंभ मूल। इस वाले को क्या नाम देते हैं? स्टिल्ट रूट बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ ये वाला स्टिल्ट रूट। अब हिंदिया इसका क्या है? बाद में याद आएगा। हाँ अभी फिलहाल रहने देते हैं, नहीं याद आ रहा है, खामखा समय बर्बाद होगा। चलो बस खत्म करते हैं इसको कि सर ये स्टिल्ट रूट हो गया, ये हो गया प्रॉप रूट। अब ये दोनों के दोनों जड़ें जो हैं, जड़ से तो नहीं निकली है, तो कहां से निकली है? एक स्टेटमेंट हम यहां पे लिख देते हैं, मूल के अलावे पौधे के किसी अन्य भाग से यदि कोई जड़ निकल रहा है तो ऐसा जड़ क्या कहलाएगा? अपस्थानिक जड़ कहलाएगा, ठीक है। हाँ स्तंभ या इसको, इसी को ना, अच्छा इसको अवस्तंभ दे रखा है। चलो अस्तंभ सही है ना, अस्तंभ मूल। चल ठीक है, बातें समझ में आ गई सर। अपस्थानिक मूल क्या है, ठीक है। अब ये चीज आपका एक बीजपत्री में भी मिल जाएगा और द्विबीजपत्री में भी मिल जाएगा, बड़े बड़े वृक्षों में देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि सर आपका अपस्थानिक मूल कर क्या रहा है? तो सीधा सा बात याद रखना बच्चा, ये क्या कर रहा है? सहारा देने का काम कर रहा है। बड़ा बड़ा वृक्ष देखना जो बरगद वगैरह का होगा ना, इसकी सर जो ये प्रॉप रूट है, जो स्तंभ मूल है, ये ऊपर से आ जाता है नीचे तक, ऐसे मिट्टी में आके धंस जाएगा। अब सोचो क्या कर दिया सर, पेड़ अकेले पहले इस पे खड़ा था, और अभी 1 2 3 4 5 6 7 गो और इसके लिए पिलर खड़ा हो गया कि नहीं खड़ा हो गया? अब क्या इससे इस पेड़ को सहारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। उसके बाद गन्ना का पेड़ देखना या तो मक्का का पेड़ देखना, पेड़ मतलब कि पौधा, इसको जब कौर करोगे ना तो इसके वजह से सोचो ये जड़ें तो यहाँ पे पकड़ के रखी ही हैं इसको, उसके अलावा ये वाला भी देखो चारों तरफ से इसको इसे मिट्टी को पकड़ लिया है, क्या लगता है कि ये मजबूती और बढ़ा रहा होगा वहां पे? तो सिंपल सा क्या करता है, ये सहारा देने का काम करता है।
डन। चलो क्या क्या हमने देख लिया बच्चा? सर पहले जड़ के फंक्शन को देखा हमने कि जड़ कार्य क्या करता है, जड़ के कितने प्रकार होते हैं वो देख लिया, कैसे कैसे होते हैं वो भी समझ लिया। ठीक है, अब क्या रह गया है? तो अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो क्या आएगा? पार्ट्स ऑफ रूट। ठीक है, मतलब कि मूल के प्रकार किसको नजर आ रहा है जी? भाग। बात समझे? इसको जरा पढ़ करके आइएगा सभी लोग। हाँ, क्या बिना पढ़े आ जाओगे? देखो इसी तरीके से आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको चलिए देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? रूट कैप दे रखा है क्या? अब बुक में देखना, बुक में एक पिक्चर मिलेगा, थोड़ा सा पिक्चर वो अलग होगा लेकिन वहां पर भी दे रखा होगा जिसको नाम दे रखा होगा मूल गोप। हाँ, मूल गोप कहते हैं, रूट कैप बोलते हैं। इसके अलावा भी और सी बहुत सारी संरचना होती है। मूल गोप होगा, परिपक्वन क्षेत्र होगा, विभजियोतक क्षेत्र होगा, दीर्घीकरण क्षेत्र होगा। ठीक है, तो कुल मिला करके आपको पढ़ना क्या है? तो जो बता रखा है हमने वो चीज ध्यान में रखिएगा। क्या पढ़ना है आपको? ये मतलब कि पार्ट्स ऑफ रूट, मूल के भाग। तो मुख्यतः इसके 4 भाग होते हैं, वो चारों भाग को तनिक बढ़िया से पढ़ के स्टडी करके आइएगा। डन।